आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां एक ईमानदार ग्राम पंचायत सदस्य की मौत ने पूरे गांव को हिला के रख दिया। 23 जून 2025 की रात 3 बजे के आसपास बेंगलुरु के साउथ में बने कानवा डैम के इलाके में से डोडी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। हवलदार ने जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, सर, कायसरपुरा रोड के पास कानवा डैम के किनारे एक आदमी का शरीर मिला है। कुछ ही मिनट में पुलिस साइट पर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा एक लाश पड़ी थी और पास में ही एक कार भी खड़ी थी। नज़ारा अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा था, तो पुलिस ने फौरन सबूतों के लिए इलाके की जांच करना शुरू की। मरे हुए व्यक्ति के पैरों में एक चप्पल थी, दूसरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। पास एक खुली हुई जहर की बोतल भी थी और लाश अभी भी गर्म थी, जिसका मतलब मामला अभी हाल फिलहाल का ही था। डैम के किनारे चारों तरफ कीचड़ था। लाश भले ही अभी गर्म हो, लेकिन कोई ताज़ा कदमों के निशान नहीं थे वहां पर। इंस्पेक्टर रवि ने बोतल को उठाकर उसकी सूंघ के जांच की तो उसमें से केमिकल की गंध आ रही थी। एक हवलदार ने गाड़ी की जांच की तो उसके अंदर से भी ज्यादा कुछ काम का या शक पैदा करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को सारे सबूतों को देखते हुए ये खुदकुशी का मामला लगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। कुछ ही देर में वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड्स की टीम आ गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने हर इंच जमीन की जांच की, जबकि डॉग स्क्वाड का कुत्ता किसी सबूत पर रुक नहीं पाया। जो नतीजे पुलिस को मिले उससे वो समझ गए कि कुछ तो यहाँ पर छुपाया जा रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ घंटों में ही एक शुरुआती रिपोर्ट आ गई, जिसमें यह बताया गया कि ये एक अननेचुरल डेथ का मामला है। लेकिन असली सवाल था, क्या ये सच में एक खुदकुशी है? जब इंस्पेक्टर बीके प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सहाना पाटिल ने वहां के हर एक कोने का मुआयना किया तो उन्होंने नोटिस किया कि जहर की बोतल खुली तो थी, लेकिन बोतल का ढक्कन कहीं नहीं था। इसी के साथ साथ सिर्फ एक पैर में ही चप्पल थी, दूसरे पैर में कुछ नहीं था। डिप्टी एसपी का शक गया, अगर किसी को अपनी जान लेनी भी हो तो भी वो भला एक चप्पल पहनकर घर से थोड़ी ना निकलेगा। वैसे तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, पर सबूतों की कमी के चलते ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अगली सुबह पुलिस ने मरे हुए आदमी की कार की नंबर प्लेट से आरटीओ ऑफिस की मदद लेकर उसकी पहचान की। वो मकाली गांव का पुराना ग्राम पंचायत सदस्य लोकेश गौड़ा था। पुलिस ने लोकेश के घर पर फोन करके इन्फॉर्म किया। कॉल लोकेश के पिता मोटे गौड़ा ने उठाई। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, वो जोरों से फोन पर ही रोने लगे। फिर लोकेश के माँ और पिता दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लोकेश के माता पिता को पुलिस मुर्दा घर ले गई। वहां पर लोकेश की माँ लोकेश की लाश को देखकर अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, और लोकेश के पिता का भी यही हाल था। दोनों की रो रो कर हालत खराब हो गई थी। लोकेश की आइडेंटिटी अब कंफर्म हो गई थी, हालांकि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी था। जब लोकेश के परिवार वालों को लोकेश की मौत का पता चला तो पूरे परिवार में गम छा गया। कोई भी पुलिस को गवाही देने की हालत में नहीं था, इसलिए पुलिस ने फिलहाल के लिए उनकी पूछताछ की बजाय इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पहलुओं पर फोकस करना सही समझा। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसमें सामने आया कि लोकेश के सीने पर चोट के निशान थे और मौत जहर से हुई थी। लेकिन जहर पेट में नहीं बल्कि सीने में था, जो कि आमतौर पर जहर पीने पे नहीं होता है। अगर कोई खुद से जहर पीता है तो जहर सीधा पेट में जाता है, लेकिन अगर जहर जबरदस्ती पिलाया गया हो तो वो पूरा एक बार में पेट में नहीं जा पाता, बल्कि खांसी की वजह से सीने में फंस जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इस बात ने ये कंफर्म कर दिया कि ये मौत खुदकुशी नहीं बल्कि जबरदस्ती की गई हत्या थी, जिसको खुदकुशी की शक्ल दी जा रही थी। पुलिस ने जबरन जहर पिलाए जाने वाली थ्योरी को फिर से कंफर्म करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम करवाया, जहां भी वही नतीजा आया। अब पुलिस के सामने सब कुछ साफ था, ये एक हत्या का ही मामला था। लेकिन अब सवाल था कि क्यों? भला एक छोटे से गांव के पुराने ग्राम पंचायत सदस्य की कोई इतनी क्रूरता से हत्या क्यों करना चाहेगा? पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ाई। पोस्टमार्टम के बाद लोकेश के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया।
पूरे परिवार ने बहुत ही भारी मन से उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने लोकेश के माता पिता से पूछताछ करने की कोशिश की, पर वो बताने की हालत में नहीं थे। जिसके बाद पुलिस की मुलाकात योगेश की पत्नी चंद्रकला से हुई। चंद्रकला अंतिम संस्कार में बहुत ही फूट फूट कर रो रही थी। उसका दुख बहुत ही गहरा था, और हो भी क्यों ना, उसने अपने पति को खोया था। अंतिम संस्कार के बाद लोकेश की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उसने लोकेश की मौत की वजह लोकेश के ऊपर ढेर सारे कर्ज को बताया। लेकिन पुलिस को यहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब लगी। आमतौर पर मृतक की पत्नियां पहचान करने के लिए माता पिता के साथ ही आती हैं, पर उस वक्त चंद्रकला का कोई अता पता नहीं था, और वो सीधा अंतिम संस्कार में एकदम से मिली थी। वो भी आने के साथ ही साथ उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख दी थी। पुलिस ने अभी के लिए उससे पूछताछ करने पे ही ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने चंद्रकला से खुदकुशी की वजह क्या हो सकता है ये पूछा। चंद्रकला ने बताया कि लोकेश काफी लंबे वक्त से बहुत सारे कर्जे में डूबे थे, जिसके चलते उन्होंने शायद परेशान होकर ये फैसला लिया होगा। पुलिस ने उसके स्टेटमेंट को दर्ज कर लिया और चंद्रकला को वापस घर भेज दिया गया। चंद्रकला की बात की जांच करने के लिए पुलिस ने लोकेश के बैकग्राउंड का पता लगाया। लोकेश गौड़ा की उम्र मौत के समय तक लगभग 45 साल थी। वो मकाली गांव के पुराने ग्राम पंचायत का सदस्य था और एक चिकन शॉप का मालिक भी था, जो उसके रोजगार की मुख्य पहचान थी। उसने अपने गांव में कई सालों तक अपनी सेवा दी और लोग उसे काफी सम्मानित व्यक्ति के रूप में जानते थे। लोकेश की शादी चंद्रकला गौड़ा से हुई थी तकरीबन 20 साल पहले, जो कि खुद भी वर्तमान में गांव की ग्राम पंचायत सदस्य थी। लोकेश का व्यवहार सामाजिक और राजनीतिक रूप से गांव पर उसकी पकड़ काफी मजबूत थी, और उसकी जिंदगी सामान्य पारिवारिक जीवन में गुजर रही थी। पुलिस को इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था जो कि लोकेश की मौत या रंजिश की ओर इशारा करता हो, तो पुलिस ने अब चंद्रकला का बैकग्राउंड पता किया। चंद्रकला की उम्र 42 साल थी और वो वर्तमान में गांव की ग्राम पंचायत सदस्य भी थी, जहां पर उसकी मुलाकात लोकेश से हुई थी। जिसके बाद दोनों के परिवारों ने उनकी शादी फिक्स कर दी। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के 2 बच्चे हुए थे और एक सीधी सादी खुशहाल जिंदगी थी उसकी। ऊपर से तो सब सही था, लेकिन एक चिंताजनक बात भी पुलिस को पता चली। दरअसल पिछले कुछ वक्त से लोकेश और चंद्रकला के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। चंद्रकला हालांकि 42 साल की थी, मगर उसने अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखा था। वर्तमान ग्राम पंचायत सदस्य होने की वजह से वो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट और बोलने बताने में अच्छी थी। फिर उसे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग का चस्का लग गया था, जहां वो मेकअप और फिल्टर्स की मदद से अपनी पर्सनालिटी और आकर्षक शरीर की वजह से लोगों की खूब तारीफें पाती थी। इस चीज के लोकेश सख्त खिलाफ था, जिसके चलते दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया था। पर फिर भी चीजें इतनी नहीं बिगड़ी थी कि पुलिस उस पर शक कर सके। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उस एरिया में बने मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से वारदात की रात उस एरिया में मौजूद लोगों का पता लगाया। जब लोकेश गौड़ा की मौत हुई तब पुलिस ने उसके मोबाइल टावर लोकेशन डाटा को एनालाइज किया। उस टाइम के आसपास उस टावर से जो फोन्स कनेक्टेड थे, उनके रिकॉर्ड से पता चला कि एक योगेश नाम का शख्स लोकेशन पे उसी जगह पे था जहां पर घटना घटी थी। इसके अलावा पुलिस ने चंद्रकला के कॉल रिकॉर्ड्स को भी ट्रेस किया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वो पिछले 2 महीने से योगेश के साथ फोन पर लगातार संपर्क में थी। कॉल लॉग्स और मैसेज हिस्ट्री से पता चला कि दोनों के बीच में छुपके से मुलाकातें और बातचीत हो रही थी। अब पुलिस ने एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेजेस से पुलिस को कानवा डैम के किनारे वाली सड़क और आसपास के एरिया में एक काली कार दिखाई दी, जो लोकेश की कार के पीछे चल रही थी। पुलिस को एक धुंधली सी तस्वीर मिल गई सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से, जिसमें उस काली कार की नंबर प्लेट दिख रही थी, जिसकी मदद से पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से उस कार के मालिक का पता लगाया। वो कार 1 हफ्ते पहले योगेश ने खरीदी थी। अब ये तीसरी बार था जब योगेश का नाम सामने आया था, तो अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि ये योगेश ही है इस सारी साजिश का मास्टरमाइंड। पुलिस को अब बस योगेश को पकड़ना था, पर योगेश कौन था, कहाँ पे था,
इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस के पास अभी भी इतने सबूत नहीं हुए थे कि वो योगेश और चंद्रकला के रिश्ते के ऊपर सवाल कर सकें। लेकिन अब लोकेश के पिता बेटे की मौत के सदमे से बाहर आ गए थे और वो पुलिस को बयान देने के लिए तैयार थे। पुलिस ने अब लोकेश के पिता से पूछताछ की। लोकेश के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू चंद्रकला के पिछले 2 महीनों से योगेश नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध थे। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते लोकेश और चंद्रकला के बीच में बहुत झगड़े होने लगे थे। लेकिन जब भी कोई झगड़ा होता, चंद्रकला घर छोड़कर योगेश के पास बेंगलुरु में चली जाती और फिर लोकेश के लाख मनाने पर भी वो वापस नहीं आती। लोकेश ने कई बार चंद्रकला को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया था, लेकिन वो फिर भी योगेश से बातें करती। लोकेश ने चंद्रकला पे पाबंदियां लगाने की भी कोशिश की थी, पर वो झगड़ा करके घर का माहौल खराब कर देती। फिर एक दिन दोनों के बीच में जोर का झगड़ा हुआ और चंद्रकला हमेशा के लिए बेंगलुरु चली गई और लोकेश के कई बार मनाने पर भी वो वापस नहीं आई। लोकेश भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ वक्त पहले चंद्रकला लोकेश को प्रॉपर्टी को लेके कुछ वक्त से परेशान कर रही थी। अब पुलिस को वो सबूत मिल गया था जिसकी उन्हें जरूरत थी, तो पुलिस ने एक बार फिर से चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें पुलिस ने सारे सबूतों को उसके सामने रखा। फिर एक बार फिर से सारे सवालों को दोबारा से पूछा गया। चंद्रकला समझ गई थी कि वो अब बच नहीं सकती, तो उसने पुलिस को योगेश की लोकेशंस की डिटेल्स दी, जिसके साथ साथ उसने ये भी माना कि उसके योगेश से अवैध संबंध थे। चंद्रकला की लोकेशन डिटेल्स से पुलिस ने फौरन योगेश को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दोनों ने उनके साथ शामिल लोगों के बारे में भी बताया। फिर पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया और इस केस की सारी परतें योगेश और चंद्रकला ने एक एक करके खोलना शुरू किया। लोकेश रामनगर के मकाली गांव का एक इज्जतदार आदमी था। वो पॉलिटिक्स में एक्टिव था, लोगों में प्रसिद्ध था और गांव की सेवा करता था। उसका परिवार अच्छी हालत में था, जिसमें उसकी पत्नी चंद्रकला, 2 बच्चे और पिता मोटे गौड़ा थे। पर दिखावा जितना भी अच्छा हो, अंदर से सब कुछ चीजें बदल रही थीं। शादी की शुरुआत में लोकेश और चंद्रकला के रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं थी। कई सालों की शादी थी और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में चंद्रकला का व्यवहार बदल गया था। वो ज्यादा देर घर से बाहर रहती थी, मोबाइल पर लंबी बातें करती थी और खर्चे भी उसके बढ़ने लगे थे। जब लोकेश ने पूछा तो वो गुस्से में कहती, तुम बस फालतू में मुझ पर शक कर रहे हो। फिर लोकेश को पता चला कि चंद्रकला का अवैध रिश्ता किसी योगेश नाम के आदमी के साथ है, जो मंदिया जिले के नवीला गांव का रहने वाला था। वो स्मार्ट, चालाक और सोशल मीडिया पर एक्टिव था। चंद्रकला पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, जहां पर वो लगातार अपनी आकर्षक फोटोज पोस्ट करती थी, जिसके बदले उसे गैर मर्दों की खूब सराहना मिलती थी। ऐसे ही एक ऑनलाइन सराहना करने वाले ने चंद्रकला से कांटेक्ट किया। उसका नाम था योगेश। योगेश बेंगलुरु में जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करता था। धीरे धीरे उसने चंद्रकला से ऑनलाइन बातें बढ़ा ली। फिर वो दोस्त बन गया और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। योगेश कभी कभी गांव भी आता, ये बहाना देके कि वो काम से आया है। चंद्रकला ने योगेश से छुपकर मिलना शुरू कर दिया जब लोकेश काम के लिए बाहर रहता। परिवार ने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन लोकेश के पिता मोटे गौड़ा ने अपनी बहू को किसी अनजान आदमी के साथ घर में आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, जिसमें वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। उन्होंने चंद्रकला को और उसके साथ योगेश को बहुत ही जोरों की डांट लगाई, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उनका जोर कम था। योगेश ने उन्हें धमकी दी कि जो देखा है अगर उसे छुपाया नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लोकेश के पिता ने घबराते हुए लोकेश को सब कुछ सच सच बता दिया। लोकेश को जब उसकी पत्नी का ये रूप पता चला तो वो टूट गया। उसने चंद्रकला को समझाने की कोशिश की, पर चंद्रकला के चेहरे पर पछतावे की एक शिकन तक नहीं थी। उल्टा उसने लोकेश को ही दोष देना शुरू कर दिया, जिससे गुस्से में आकर लोकेश ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।
चंद्रकाला को घर से निकाले जाने का कोई अफसोस नहीं हुआ। उल्टा उसने अपनी गलती समझने की बजाय ये मान लिया कि उसका मन और जिंदगी योगेश में ही बसे हैं। वो सीधा उसके पास चली गई बेंगलुरु में और दोनों ने खुलकर साथ रहना शुरू कर दिया। गांव में चंद्रकाला और योगेश के रिश्ते की अफवाहें फैलने लगी। लोग कहा करते कि लोकेश की बीवी अब योगेश के साथ रहती है। लोकेश तो नामर्द है, अपनी बीवी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया। लोकेश की इज्जत गिर गई, उसका परिवार टूट रहा था। वो खुद अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत को बिखरते हुए देख रहा था। लोकेश ने अपने रिश्तों को बदलने की कोशिश की। वो 2 बार हफ्ते में बेंगलुरु जाकर चंद्रकाला से बात करने की कोशिश करता, पर चंद्रकाला सीधा मना कर देती और दोनों के वहां पर भी खूब झगड़े होते, पर हर बार लोकेश को निराशा ही हाथ लगती। इसी बीच लोकेश ने अपनी एक जमीन बेची जिसकी उसे तकरीबन 1 करोड़ कीमत मिली। ये खबर जब चंद्रकाला को मिली तो वो जल भुन गई। जब लोकेश उसे मनाने बेंगलुरु आया, चंद्रकाला ने कहा कि वो अपनी संपत्ति का हिस्सा चाहती है और योगेश के ही साथ रहना चाहती है। लोकेश ने उसे सीधा मना कर दिया। चंद्रकाला की एक बार फिर से लोकेश से खूब लड़ाई हुई। उसने पत्नी के पैसों का हिस्सा मांगा। तब लोकेश को समझ में आ गया कि चंद्रकाला लोकेश को तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर लोकेश की संपत्ति को बहुत चाहती थी। इसी छोटे बड़े मामले से उनका झगड़ा आगे बढ़ गया। लोकेश ने कानूनी रास्ता अपनाया और चंद्रकाला ने भी कानूनी नोटिस भेज दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में डाइवोर्स के रूप में पहुंच गया। लेकिन तारीख पे तारीख आ रही थी और कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकल पा रहा था। लोकेश तो बहुत ही संपन्न था, सालों तक बिना दिक्कत के केस लड़ सकता था, लेकिन योगेश और चंद्रकाला नहीं थे। तो इन सब कानूनी झगड़े के बीच चंद्रकाला ने अपने प्रेमी योगेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। योगेश ने अपनी जान पहचान के सुपारी कातिल शांता और राजू से बात की, जो पैसे लेकर ऐसे काम करते थे। योगेश और चंद्रकाला ने मिलकर सबको 1-1 लाख रुपए की सुपारी दी और संता राजू ने अपने कुछ साथियों से शिवलिंग, चंदन कुमार और सूर्य कुमार के साथ मिलकर लोकेश की हत्या की प्लानिंग की। 23 जून 2025 की सुबह चंद्रकाला ने लोकेश को बेंगलुरु बुलाया ताकि झगड़े को सुलझा सके, लेकिन जब लोकेश पहुंचा मामला फिर से गर्म हो गया। तो लोकेश रात में ही अपनी कार लेकर बेंगलुरु से मकाली के लिए निकल गया। रात के 3 बजे उसकी कार का पीछा एक ब्लैक कार करने लगी। कार उसके सामने रास्ते में आकर रुकी। योगेश के साथ ही तकरीबन 5-6 लोग मास्क पहने हुए कार से बाहर उतरे। पहले उन्होंने लोकेश को कार से बाहर घसीट लिया। लोकेश ने भागने की कोशिश की, पर वो गिर गया। फिर शांता राजू ने जहर की छोटी सी बोतल खोली और उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दी। बाकी साथियों ने उसे पकड़कर रखा ताकि जहर आराम से लोकेश के पेट में चला जाए। लोकेश की जल्दी सांस थम गई। चंद्रकाला और योगेश कार में बैठे बड़े सुकून से पूरा नजारा देख रहे थे। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल गए और लोकेश की लाश को डैम के पास फेंक दिया। रात में पास के खेतों में सोने वाले किसानों ने लाश को जब देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस को शुरू से ही इस मामले की खुदकुशी होने पर शक था। फिर सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डाटा खोलकर इस पूरे मर्डर की साजिश का पर्दाफाश हुआ। चंद्रकाला, योगेश और शांता राजू टीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में धारा 302 हत्या, धारा 120 भी साजिश, धारा 201 सबूत मिटाना आरोपियों पर लगाए और इस मामले को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में यह मामला अभी भी ट्रायल पे है, जिसका फैसला आना भी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।